नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। तो बोर की फर्स्ट परिकल्पना के अनुसार कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार चारों ओर स्थायी कक्षाओं में संक्रमण करता है तो बिना ऊर्जा उत्सर्जन के करता है, लेकिन जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में और निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करता है, उच्च से निम्न और निम्न से उच्च में। तो पहली परिकल्पना थी कि निश्चित स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन के चक्रण करता है, लेकिन जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में और निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण दोनों करता है। और जो ये उत्सर्जन और अवशोषण करता है वो क्वांटा के रूप में यानी फोटोन के रूप में करता है अवशोषण। और ये अवशोषित या उत्सर्जित फोटोन की आवर्ती तीसरी परिकल्पना के अनुसार आवर्ती न्यू, वो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतराल के समानुपाती होता है, यानी कि उत्सर्जित या अवशोषित फोटोन की आवर्ती दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतरालों के अंतर के समानुपाती होता है। जो ही समानुपाती का चिन्ह हटता है नियतांक आता है जिसको प्लांक नियतांक कहा जाता है। एच है प्लांक नियतांक जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ऊर्जा का मान निकाला था अपने, ऊर्जा का सूत्र En बराबर होता है माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो En2 और En1 दोनों के लिए मान रख देंगे, तो माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा N2 यानी N2 का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा N1 है तो N1 का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर एच न्यू बराबर माइनस माइनस प्लस, इसको पहले रख देते हैं इसको बाद में। तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा N1 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा N2 स्क्वायर एच स्क्वायर। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, 2 भी कॉमन है, पाई स्क्वायर है, एम है, के स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, ई की घात 4 है बटा एच स्क्वायर। तो इधर केवल बचेगा बट्टा में N1 का स्क्वायर और इधर केवल बट्टा में N2 का स्क्वायर। ये H न्यू के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। तो न्यू बराबर 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा स्क्वायर तो पहले से था, एक और आ गया तो क्यूब 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर। न्यू आवर्ती बराबर होता है c बटा लेमडा। c प्रकाश का वेग है और लेमडा तरंग दैर्ध्य है, तो ये बन जाएगा c बटा लेमडा बराबर 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा एच क्यूब 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर। से फिर गुणा में दूसरी तरफ भाग में जाएगा तो 1 बटा लेमडा, 1 बटा लेमडा को बोला जाता है न्यू बार, जिसको बोलते हैं तरंग संख्या। 1 बटा लेमडा को
तरंग संख्या बोलते हैं, यानी कि तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम। तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा सी एच क्यूब 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। दो नियत है, पाई नियत है, एम द्रव्यमान नियत है, के कूलाम नियतांक नियत है, ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत है, सी प्रकाश का वेग नियत है, एच नियत है। तो इन सभी की जगह एक नियतांक आ जाएगा जिसको बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की घात 4 बटा सी एच क्यूब। ये होता है रिडबर्ग नियतांक, और रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.092 इंटू 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। रिडबर्ग नियतांक कई जगह इसका मान दिया जाता है R बराबर 1.03 इंटू 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। तो दोनों मान याद रखने हैं, ये ज्यादा याद रखना है। 1.03 इंटू 10 की घात 7 वो बहुत ही कम जगह दिया जाता है, अब मान याद रखेंगे तो बनेगा 1 बटा लेमडा बराबर R, और इधर केवल जेड स्क्वायर बच गया तो आर जेड स्क्वायर 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। ये होता है हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, जिसकी सहायता से तरंग संख्या का मान ज्ञात करते हैं। कि कैसे ज्ञात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम? कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा उत्सर्जन या अवशोषण के चक्रण करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तब तो उत्सर्जन करता है, और जब वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तब ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण वो फोटोन के रूप में करता है। उत्सर्जित या अवशोषित फोटोन की जो आवृत्ति है वो दोनों ऊर्जा स्तर यानी उच्च और निम्न दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतराल के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह रहेगा, नियतांक आ जाएगा जिसको प्लांक नियतांक कहा जाता है, और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 गुणा 10 की घात -34 मात्रक जूल इंटू सेकंड। ऊर्जा का मान पहले निकाल चुके हैं, तो सूत्र लगा देंगे माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। मान रख देंगे, सरल करेंगे और कॉमन ले लेंगे तो केवल बचेगा 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। न्यू का मान होता है c बटा लेम्डा, c बटा लेम्डा रखेंगे, c गुना में दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा c, और 1 बटा लेम्डा को बोला जाता है तरंग संख्या। इसमें जेड स्क्वायर के अलावा सभी मान नियतांक है, और नियतांक की जगह एक नियतांक रख दिया जिसको रिडबर्ग नियतांक कहा जाता है। इसका मान होता है 1.092 गुणा 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। तो इस तरह से तरंग संख्या का मान निकाल सकते हैं। फिर आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है। तो 5 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं, 5 प्रकार की, जिसमें पहली है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है उस स्थिति में जो श्रेणी बनती है उसको बोलते हैं लाइमन श्रेणी। यानी कुछ किसी भी कक्षा से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी अनंत से प्रथम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा उसको बोलते हैं लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी के लिए तरंग संख्या का मान निकालें तो 1 बटा लेम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालें तो z का मान 1 हो जाएगा, प्रथम कक्षा में आएगा तो n1 का मान 1 हो जाएगा। तो 1 बटा लेम्डा बराबर r 1 बटा 1 यानी 1 माइनस 1 बटा n2 का स्क्वायर। लाइमन श्रेणी है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पैराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है।
लाइमन श्रेणी है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पैराबैंगनी क्षेत्र में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैराबैंगनी क्षेत्र में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो लाइमन श्रेणी पैराबैंगनी क्षेत्र में। दूसरी श्रेणी आती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में इलेक्ट्रॉन वो उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में संक्रमण करेगा। कौन सी कक्षा में? द्वितीय में। और इसके लिए तरंग संख्या 1/λ बराबर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु में 1 और कक्षा आएगी दूसरी, तो n1 बराबर 2। तो 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो 1/λ बराबर r 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ से यदि तरंग दैर्घ्य दे रखी है तो कौन सी कक्षा से संक्रमण कर रहा है वो भी मान निकाल सकते हैं। बामर श्रेणी है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? दृश्य क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? दृश्य। तो लाइमन श्रेणी है वो पैराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में। लाइमन श्रेणी उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में संक्रमण करने पर बनती है और बामर श्रेणी उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में संक्रमण करने पर बनती है। फिर आती है तीसरी श्रेणी पाश्चल श्रेणी। पाश्चल श्रेणी जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है तब बनती है। इसके लिए तरंग संख्या 1/λ बराबर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु है तो Z1 और n1 तीसरी कक्षा में आता है तो 3। तो 1/λ बराबर r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। 1/λ बराबर r 1/9 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यदि फिर से तरंग दैर्घ्य का मान दे दे यानी दूरी एंगस्ट्रॉम में, तब अपन उच्च कक्षा का मान निकाल सकते हैं। पाश्चल श्रेणी है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अवृत्त क्षेत्र में। फिर आती है चौथी श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से चौथी कक्षा में संक्रमण करता है चतुर्थ कक्षा में। और तरंग संख्या 1/λ बराबर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु तो z का मान 1 हो जाएगा और n1 चौथी कक्षा यानी 4। तो 1/λ बराबर r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। 1/λ बराबर r 1/16 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और ब्रैकेट श्रेणी है वो भी अवृत्त क्षेत्र में पाई जाती है, अवृत्त क्षेत्र में। फिर पांचवी आती है फ्रुंड श्रेणी। फ्रुंड श्रेणी में इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से पांचवी कक्षा में संक्रमण करता है यानी पंचम कक्षा में संक्रमण करता है। और तरंग संख्या 1/λ बराबर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। z का मान 1 और पंचम कक्षा में यानी n1 का मान 5। 1/λ बराबर r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। 1/λ बराबर r 1/25 माइनस 1/n2 स्क्वायर तरंग संख्या का मान होता है। और फ्रुंड श्रेणी भी अवृत्त क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये 5 श्रेणियां थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली। पहली लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी पाश्चल, चौथी ब्रैकेट और पांचवी फ्रुंड। लाइमन श्रेणी है वो पैराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है और उसमें इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है।
दूसरी श्रेणी बामर आती है जो दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में संक्रमण करता है। और तीसरी श्रेणी पार्श्व श्रेणी है जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण करता है, ये अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। चौथी श्रेणी आती है ब्रैकेट श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से चतुर्थ कक्षा में संक्रमण करता है और ये भी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। पांचवी श्रेणी आती है फ्रूंड श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से पांचवी कक्षा में संक्रमण करता है और ये श्रेणी भी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइन स्पेक्ट्रम। तो देखो लाइन स्पेक्ट्रम ये है n बराबर 1 और n बराबर 1 में लाइमन श्रेणी पाई जाती है और जो निम्नतम स्तर होता है उसको बोलते हैं निम्नतम अवस्था, क्योंकि जो प्रथम कक्षा होती है उसमें ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 पर बामर श्रेणी पाई जाती है जिसमें ऊर्जा का मान होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आती है n बराबर 3 जिसमें पाश्चन श्रेणी और इसमें ऊर्जा का मान होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आती है n बराबर 4 में ब्रैकेट श्रेणी, इसमें ऊर्जा का मान होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस तरह से n बराबर 5 फ्रूंड श्रेणी और फिर अनंत जिसमें ऊर्जा का मान होता है 0। तो लाइमन श्रेणी में उच्च कक्षा से यानी दूसरी कक्षा से प्रथम कक्षा में आएगी, तीसरी से भी प्रथम में आती है, चौथी से भी प्रथम में आती है, यानी जितनी भी उच्च कक्षाएं हैं उनसे प्रथम कक्षा में आती है, लाइमन श्रेणी बन जाती है। दूसरी में ये बामर श्रेणी बन जाती है, ये पार्श्व श्रेणी यानी कि जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है। ये चौथी, जब इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में संक्रमण करता है और जब इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा में संक्रमण करता है तब फ्रूंड बन जाती है। और अनंत, इनको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। और ये आयनित या आबद्ध अवस्था होती है। तो ये था हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम का लाइन स्पेक्ट्रम। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर क्वांटम प्रकृति की व्याख्या या सत्यापन। कि जो बोर की दूसरी परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान यानी mvr का मान nh/2π होता है, इसको क्वांटम प्रतिबंध कहा जाता है। ये सत्यापित करना है। तो देखो
ये स्मॉल आर त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहे हैं। तो इसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन के चक्रण करता है, लेकिन जब वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण दोनों करता है। जब इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो जो तरंग है, द्रव्य से संबंधित जो तरंग है वो अप्रगामी तरंग का निर्माण करती है। किसका? अप्रगामी तरंग का। जब ये अप्रगामी तरंग का निर्माण कर देती है तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि है वो इस द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। कब? जब वो अप्रगामी तरंग का निर्माण कर देती है, करते ही जो इलेक्ट्रॉन के कक्षा की परिधि है वो किसके बराबर बन जाती है? द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणज। अब परिधि का सूत्र 2 पाई r होता है, स्मॉल r त्रिज्या थी, बराबर n लैम्ब्डा। द्रव्य जो डी ब्रोगली परिकल्पना की होती लैम्ब्डा बराबर h बटा p, तो बन जाएगी 2 पाई r बराबर n h बटा p। p बराबर होता है संवेग m v यानी द्रव्यमान और वेग का गुणा, तो 2 पाई r बराबर n h बटा m v। एम वी को तो गुणा में देते हैं, 2 पाई को नीचे, तो एम वी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई। यही थी क्वांटम प्रतिबंध की कोणीय संवेग का मान है वो h बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो इस प्रकार से डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर जो क्वांटम प्रकृति थी उसका भी सत्यापन हो पाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नेल्स बोर परमाणु प्रतिरूप की कमियां या सीमाएं या प्रतिबंध कि इसने जो सिद्धांत प्रतिरूप बताया था उसमें क्या क्या कमी थी। तो पहली कमी तो इसकी यह थी कि ये केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही बता पाया था, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो परमाणु प्रतिरूप था वो केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही लागू होता है, जबकि 2 या 2 से अधिक के लिए लागू नहीं होता। दूसरी कमी इसकी यह थी कि इसने नाभिक को स्थिर माना, और ये कब संभव है? जब इसका द्रव्यमान क्या हो? अनंत। तो दूसरी कमी थी कि नाभिक का द्रव्यमान को इसने स्थिर बताया, लेकिन नाभिक को स्थिर बताया लेकिन नाभिक स्थिर नहीं रहता। कब रहता? जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो जाए। तीसरा था कि ये जो कोणीय संवेग था एनवीआर का ये कोई भी सैद्धांतिक उदाहरण नहीं दे पाया, उसके द्वारा नहीं समझा पाया। चौथी कमी थी कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, स्पेक्ट्रमी रेखा, इनकी तीव्रता की व्याख्या करने में असफल रहा, कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या करने में असफल रहा। और पांचवा था कि इनका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विपाटन को समझाने में असमर्थ रहा। तो बोर की 5 कमियां थी। केवल पहली कमी तो कि ये एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लागू होता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लागू नहीं होता। नाभिक को इसने स्थिर बताया, जबकि स्थिर कब रहेगा? जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो जाए। तीसरी कि ये जो कोणीय संवेग था क्वांटम प्रतिबंध, इसका कोई भी सैद्धांतिक उदाहरण नहीं दे पाया। चौथा कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या करने में असफल रहा। और पांचवा की ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं थी ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इनके विपाटन को समझाने में भी असफल रहा।